हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर किया था लिवरेज एनालिसिस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, और वो है डिविडेंड डिसीजंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि प्रैक्टिकली भी ये बहुत काम आता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट को जानते हो, शेयर मार्केट को जानते हो, तो उसमें आप अच्छी खासी कंपनीज को चूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज पर डिविडेंड डिसीजन का इफेक्ट पड़ता है कि वो उस कंपनी का स्टॉक जो है वो इंक्रीज होगा, शेयर उसका भागेगा या कम होगा। कहने का मतलब डिविडेंड डिसीजन का शेयर मार्केट पर भी इनडायरेक्ट या डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है कि उस कंपनी का शेयर तेज होगा या रुकेगा या क्या होगा। और इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, उनका आंसर भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर ये डिविडेंड होता क्या है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता होगा, जिन्होंने कंपनी अकाउंट पढ़ रखा है, कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ रखा है, उनको तो पता ही होगा कि डिविडेंड क्या होता है। बट अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले समझते हैं कंपनी। कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा स्टोरी, उसके बाद में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा मजा आएगा आपको, है ना। सारे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे, तो थोड़ा वेट करना आप। ओके, तो कंपनी में दो तरह के शेयर्स होते हैं, यानी कंपनी दो तरह के शेयर इशू करके कैपिटल रेज कर सकती है। एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उनको एक फिक्स रिटर्न कंपनी को देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए प्रेफरेंस शेयर से कंपनी ने 10 लाख रुपए उठाए हैं प्रेफरेंस शेयर इशू करके, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ता है, यानी कि प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 10%, तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए देने ही देने हैं, चाहे कंपनी प्रॉफिट अच्छा करे नहीं करे, लॉस में हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये हो गए प्रेफरेंस शेयर्स, आपको याद आ रहा होगा। सेकंड नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट शेयर होल्डर होते हैं, जिनको बोलते हैं हम इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करके जो फंड रेज करी है, वो कंपनी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, और जिन लोगों के पास में इक्विटी शेयर पड़े हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर हो गए। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं। उसका रीजन है कि उनके पास मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, वो होता है वोटिंग राइट। और उस वोटिंग राइट के जरिए वो कंपनी की एजीएम के अंदर, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने वोटिंग राइट का यूज करके बहुत सारे डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। अगर वोट फेवर में पड़ जाए तो कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, और अगर वो वोट अगेंस्ट में पड़ जाए बहुत सारे, है ना, तो फिर वो मेजोरिटी के ऊपर होता है। जैसे हमारी जो क्लासेस होती है उसमें भी कई सारी बार वोटिंग करवाई जाती है ना, ये काम करना है कि नहीं करना है, चलो बंदो सबको एक एक वोट है, ऊपर हाथ खड़े करो। तो वो सेम एजीएम के अंदर होता है। वोटिंग राइट के जरिए बहुत सारे डिसीजंस को शेयर होल्डर प्रभावित करते हैं। कौन सी? इक्विटी वाले। इसलिए बोला जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। और रियल ओनर जो होता है ना, वो कभी भी कंपनी से फिक्स रिटर्न नहीं मांगता है ना। हम भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उसमें 10 लाख रुपए लगाएं, तो हमारा मेन मकसद क्या होगा? उस बिजनेस को ग्रो करना है, उसको एक्सपांड करना, ना कि जो प्रॉफिट कमाया वो घर ले जाना। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको एक फिक्स कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। अब शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, उसके बदले में हम जो देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो एक फिक्स डिविडेंड नहीं देना होता है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा रही है, तो डिविडेंड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ओके, ठीक। तो ये रियल ओनर होते हैं वोटिंग राइट की वजह से। वोटिंग राइट तो आपको पता है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि अपने इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वहां पर सबसे ज्यादा पावर किसके पास में? तो आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास में, या कोई मिनिस्टर के पास में, या कोई एमएलए के पास में। नहीं, सबसे ज्यादा पावर होती है पब्लिक के पास में, जनता के पास। क्योंकि जो पब्लिक होती है उसके पास होता है मोस्ट इंपोर्टेंट वोटिंग राइट, और वो वोट जिसके पक्ष में डालेगा वो आएगा, जिसके विपक्ष में डालेगा वो जाएगा। समझ में आया? ओके जी, ठीक है। तो ऐसे कैसे कंपनी में चलाते तो डायरेक्टर्स वगैरह है, लेकिन वो डायरेक्टर को अपॉइंट करना और बहुत सारे डिसीजन को लेना या नहीं लेना, वो शेयर होल्डर के हाथ में होता है। ठीक, ये तो कहानी मोटा मोटी मैंने आपको कंपनी की बताई। अगर आपको डिटेल में जाना है तो कंपनी लॉ की, हमारी कंपनी अकाउंट्स नहीं, कंपनी लॉ की हमारी प्लेलिस्ट बन रखी है, उसको जाके चेक करना, वहां से आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा कंपनी अकाउंट्स, कंपनी लॉ का, सॉरी। उसमें कंपनीज एक्ट 2013 मैंने अच्छे से समझाया। चलिए अब हमारे डिविडेंड डिसीजन की ओर आते हैं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड कितना देना है, ये डिसीजन लेना डिविडेंड डिसीजन। जैसे कोई कंपनी है, उसने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, तो क्या 1000 करोड़ पूरे के पूरे कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है सब कुछ
खर्चे वगैरह लेस करने के बाद में सारे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड वगैरह सब पे कर दिया। अब जो नेट प्रॉफिट बच गया वो क्या पूरा का पूरा 1000 करोड़ शेयर इक्विटी शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, उसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर हाँ ये तो करना ही है ना, और क्या है? नहीं, और भी है कहानी। कहानी में पॉइंट अच्छा तब आता है जब कंपनी को कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। कंपनी सोच रही है एक नया प्लांट लगा दूं, एक नई फैक्ट्री लगा दूं और उसमें 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा है 1000 करोड़ रुपए, और वो प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अगर इक्विटी शेयर होल्डर को। तो 1000 करोड़ पड़े तो हैं, लेकिन कंपनी प्लांट में ना लगा करके, नई फैक्ट्री ना खोल करके उसको अगर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए कंपनी को लोन लेना पड़ेगा, कंपनी को डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, और वहां वो कंपनी अगर पैसा लगाती है एक्सटर्नल सोर्सेज से तो कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ये काम और कर सकती थी। वो क्या कर सकती थी? शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर बोलती कि भैया देखो इस साल ऐसा करो कि डिविडेंड मत लो, ये जो 1000 करोड़ रुपए है ना, ये अपना इंटरनली सोर्स है ना, इसको लगाते हैं ना, तो उससे क्या होगा, कंपनी को फ्री का पैसा मिलेगा, उसकी इंटरेस्ट पे करने की, एक फिक्स रिटर्न पे करने की, बैंक को इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कंपनी फ्रीली काम कर पाएगी। तो वो 1000 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में ना दे करके कंपनी ने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी और वहां पर इन्वेस्ट कर दिए। अब होगा क्या, कंपनी का अगर एक्सपांसन होगा तो कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी, और नेटवर्थ बढ़ेगी तो फायदा तो शेयर होल्डर को ही होगा ना, क्योंकि कंपनी तो इक्विटी शेयर होल्डर की। तो डिविडेंड के रूप में पैसा ना दे करके उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगा देना, कंपनी के अंदर ही पैसा लगा देना, इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो कंपनी के पास में दो मेन डिसीजंस होते हैं जो डिविडेंड डिसीजन के अंदर उनको लेने होते हैं। एक होता है कि नेट प्रॉफिट जो है उसको क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड, या फिर जो प्रॉफिट हुआ है उसको कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो उसके लिए कंपनी उसको क्या कर दे, रिटेन कर ले। देखो इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 मैंने थ्योरी का पढ़ाया था ना, तब मैंने पढ़ाया था, आपको समझाया था मैंने आपको कि देखो जो कंपनी होती है ना उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो होता है कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और शेयर होल्डर की नेट वर्थ बढ़ाना। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना तो हमको समझ में आ गया कि प्रोडक्शन ज्यादा करो, सेल ज्यादा करो, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाओ तो कंपनी ग्रो करती जाएगी। नेटवर्थ को मैक्सिमाइज कैसे करें? अगर कंपनी का एक्सपांशन होता जाएगा तो स्टॉक मार्केट में अगर लिस्टेड कंपनी है तो आप देखोगे कि उस कंपनी का शेयर भी बहुत तेजी से ग्रो होगा। कंपनी का शेयर ऊपर जाता है कब? जब कंपनी की सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रोडक्शन, कंपनी का एक्सपांशन भी ऊपर जाता है। तो 10 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए का हो जाए तो जिस बंदे ने कंपनी में 10 रुपए लगाए उसको अब 100 रुपए मिलेंगे, जिसने 1000 रुपए लगाए उसको 10,000 मिलेंगे, जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसको 10 लाख मिलेंगे, जिसने 10 लाख लगाए उसको 1 करोड़ मिलेंगे, जिसने 1 करोड़ लगाए उसको 10 करोड़ मिलेंगे। मतलब उसका नेटवर्थ बढ़ गया। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेटवर्थ का बढ़ना। बट अगर ये नेटवर्थ कब बढ़ती है? जब कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये थ्योरी मैं सिर्फ रीड कराऊंगा अभी आगे थ्योरी और आपको फटाफट से समझ में आ जाएगी। कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो कब बढ़ता है, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर की नेटवर्थ कब बढ़ती है? जब कंपनी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा बढ़ता जाता है। क्वांटिटी है ना, प्रोडक्शन बढ़ाती रहती है कंपनी, नए नए प्लांट्स, नई नई फैक्ट्री अपना एक्सपांशन करती रहती है, उससे सेल्स बढ़ेगी, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ये कब होगा? जब कंपनी नए इन्वेस्टमेंट के लिए, नए प्लांट लगाने के लिए, नए एक्सपांशन करने के लिए कंपनी को फंड चाहिए, और फंड के दो सोर्सेज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सा है? डिविडेंड के रूप में ना डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर दे कंपनी, उस पैसे को रिटेन कर ले और इन्वेस्ट कर ले। और अगर डिविडेंड के रूप में दे देगी तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में आप देखते होंगे जो कंपनी डिविडेंड बहुत ज्यादा देती है उसका स्टॉक यानी कि उसका शेयर बहुत तेजी से ग्रो नहीं होता है।
जो कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है और पैसा पूरा का पूरा बिजनेस में वापस रिटेन कर देती है, अपना एक्सपांसन करती जाती है, उसका शेयर बहुत तेजी से ग्रो होता है। बट ये एक थ्योरी है, इसके ऑपोजिट भी थ्योरीज आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डिविडेंड दे दो ना, अगर कंपनी के पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी लोन लेके भी एक्सपांसन कर देगी, इंटरेस्ट भी पे करेगी, फिर भी रिटर्न देगी। तो वो भी एक थ्योरीज है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये था आपका डिविडेंड डिसीजन। आइए मैं तो आपको फटाफट पढ़ा देता हूँ, आइए मैं आपको फटाफट पढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड, पता नहीं, हाँ। Dividend decision related to how much of the company's net profit to be distributed to the shareholder. डिविडेंड डिसीजन ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसको शेयर होल्डर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, या फिर कंपनी जो है उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिटेन कर ले, प्लगिंग बैक कर ले, या फिर ऐसा भी कर सकती है कुछ डिविडेंड दे दे, कुछ रिटेन कर ले। तो ये डिसीजन लेना ही, ये डिसीजन लेना ही जो होता है, ये डिसीजन लेना ही जो होता है, एक सेकेंड, ये डिसीजन लेना ही कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। दिस डिसीजन शुड बी टेकन कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। तो ये डिसीजन लेने के बाद में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइंड के अंदर, कि जो कंपनी का शेयर होल्डर का वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो रिटेन अर्निंग कई बार ज्यादा करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, द terms refer that profit of a company which is distributed by a company amongst its shareholder. The term dividend refer that profit of a company which is distributed by a company amongst its shareholder. It is the reward given shareholder for investment made by them in the shares of the company. कंपनी के शेयर्स में जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया उसके बदले में जो हम रिटर्न देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके, अ कंपनी में हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज वेल एज इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, दोनों तरह की कैपिटल होती है, प्रेफरेंस पर फिक्स डिविडेंड होता है, इक्विटी भी फिक्स डिविडेंड नहीं। ओके, द इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग ऑफ द मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। इन्वेस्टर दो चीजें चाहता है, इन्वेस्टर कौन, वो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, वो दो चीजें चाहता है, क्या, एक तो रिटर्न ज्यादा मिले या डिविडेंड मिले, और उसकी नेटवर्थ भी जो है वो भी मैक्सिमाइज हो, यानी कि स्टॉक मार्केट में उसका शेयर भी अच्छे से ग्रो करे, है ना, भागे तेजी से, और इसके अलावा उनको डिविडेंड भी मिलता रहे। अब ये दोनों ही करना और इससे रिलेटेड डिसीजंस लेना डिविडेंड डिसीजन के अंदर आता है। ओके जी, अगर कंपनी जो है पूरा का पूरा पैसा जो है अगर डिविडेंड के रूप में दे देगी तो उसको लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत होती है एक्सपांसन के लिए, उसके लिए उसको लोन डेप्ट वगैरह लेना पड़ेगा, उससे फाइनेंशियल रिस्क कंपनी की बढ़ जाती है। तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसको रिटेन भी करना होता है एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए, और डिविडेंड भी देना पड़ता है। तो दोनों में जो कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड डिसीजन जो है वो डिविडेंड डिसीजन में आता है। फाइनेंस मैनेजर जो है उसको तीन तरह के डिसीजन लेने होते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमने कैपिटल बजटिंग चैप्टर में पढ़ा कि कौन सा प्लांट लगाना है, कौन सी मशीन लगानी, कौन सी बिल्डिंग परचेज करनी है, इससे रिलेटेड डिसीजन जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। कैपिटल बजटिंग चैप्टर हमारा हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन, ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर वही फाइनेंस कहां से करे, कंपनी का पैसा कहां से आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, बैंक लोन से, या रिटेन से, रिटेन अर्निंग से, प्रॉफिट को रिटेन कर ले, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम ले रहे हैं डिविडेंड डिसीजन। तो ये तीन डिसीजन एक फाइनेंस मैनेजर को लेने होते हैं, लेकिन ये तीनों डिसीजन जब फाइनेंस मैनेजर लेगा तब उसको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, अपने दिमाग में रखनी होगी। उसको ये ध्यान देना होगा कि शुड द प्रॉफिट प्लगिंग बैक, क्या प्रॉफिट को प्लगिंग बैक किया जा सकता है, फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ताकि जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको पूरा करने के लिए क्या प्रॉफिट को शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में न देकर के क्या मैं रोक सकता हूं। सेकेंड नंबर, वेदर एनी डिविडेंड बी पेड, क्या कोई डिविडेंड पे किया जा सकता है, यस हाउ मच, अगर किया जा सकता है तो कितना किया जाना चाहिए, और कौन सा वाला डिविडेंड पेड करे, इंटरिम या फाइनल। इंटरिम मतलब जो साल के बीच में दिया जाता है, फाइनल मतलब जो ईयर एंड पे
एजीएम होने के बाद दिया जाता है। व्हाट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड पेड, कैश डिविडेंड और बोनस शेयर। कैश डिविडेंड का मतलब क्या हो गया कि कैश में पैसा दे देना। जैसे मेरे पास बहुत सारी कंपनी के शेयर्स हैं, तो जब भी वो डिविडेंड देती है तो वो सीधा बैंक अकाउंट में आ जाता है। जैसे किसी कंपनी के शेयर है, एग्जांपल के लिए 1000 शेयर है मेरे पास और उसने 1 रुपये पर शेयर दिया है तो 1000 रुपये आ गए। दूसरा है बोनस शेयर। कंपनी जो है पैसे ट्रांसफर नहीं कर रही है आपके बैंक अकाउंट में, कंपनी आपको बोनस शेयर दे रही है। जैसे 1:1 बोनस दे दिया, यानी कि जिसके पास 1 शेयर है उसको 2 मिलेंगे। अब मेरे पास 1000 शेयर है तो कंपनी ने 1000 शेयर मुझे और दे दिए तो मेरे टोटल शेयर बढ़कर के 2000 हो गए। ये तरीका भी बोनस डिविडेंड देने का ही होता है, बोनस शेयर इशू करके या फिर कैश डिविडेंड। तो कौन सा बेटर रहेगा वो हमें देखना होगा। तो आई होप आपको डिविडेंड डिसीजंस चैप्टर क्या है उसका एक कॉन्सेप्ट, उसका एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।